भाई देखो कौन सा 5th नंबर का ना, ये H2 वाला है ना। देखो ये आपका H2 प्लस O2 गिव्स H2। इसको बैलेंस करूंगा बेटा तो यहां पे 2H2 और यहां पे ये 2H2। ठीक है क्या? ये मैं 5th वापिस से बता रहा हूं, सब लोग समझो एक बार। इसको देखने से मेरे को क्या समझ में आया कि दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब 2:1 का रेशियो है। अगर मैं मोल्स के हिसाब से देखूंगा तो 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, 4 मोल 2 मोल से करेंगे, 6 मोल 3 मोल से करेंगे। रेशियो क्या होगा? 2:1। क्या होगा? 2:1। मानते हो क्या? अब अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो मान लो किसी टेम्परेचर T पे और प्रेशर P पे, मान लो कि 1 मोल का वॉल्यूम V लीटर है, तो V लीटर कितने लीटर से रिएक्ट करेगा बेटा? 2V लीटर से। बोलो ना भाई, मत बोलो, समझ में आया? 2V लीटर कितने से रिएक्ट करेगा? देखो ये V लीटर 2V लीटर, मान लो कि ये 2V लीटर रहता, मान लो कि ये 2V लीटर रहता तो ये क्या हो जाता? 4V लीटर। मान लो कि ये 10V लीटर रहता, मान लो 1 मोल का वॉल्यूम कितना है? 10V लीटर, तो ये क्या हो जाता? 20V लीटर। बात समझ में? मान लो कि इसका 0.5V लीटर, तो ये क्या हो जाता? V लीटर। समझ रहे हो क्या? मतलब ये कि ऐसा मैं पढ़ा था, समझा करो चीजों को, कि अवोगाड्रोस लॉ, या देखो PV इज इक्वल टू nRT, P इज इक्वल, सॉरी V है ना, V इज इक्वल टू nRT बाय P। अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशनशिप किसके साथ होता है? वॉल्यूम के साथ। जैसे बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट में क्या होता है ये बताता है, वैसे अवोगाड्रोस लॉ जो है ना, वो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशनशिप क्या है? वॉल्यूम के साथ क्या होगा ये बताते हैं। तो मुझे क्वेश्चन में क्या मिला? ये सब चीजें तो नहीं मिली। मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? किसी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे मान लो कि दिया हुआ था हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं? 30 ml, 30 मोल नहीं 30 ml हाइड्रोजन दिया हुआ था, और O2 कितना दिया हुआ था? 20 ml O2 दिया हुआ था। कितना दिया था? 20 ml। तो मैं इस बात को जानता हूं कि प्रोपोर्शन तो वही रहने वाला है, तो मैं ऐसे सोचा कि 20 ml O2 40 ml H2 के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन यहाँ तो 30 है, तो मैं इसको नमस्ते कर दिया भाई। अब देखो इसको, देखो ये 30 ml इसके कितने ml से रिएक्ट करेगा? 15 ml से रिएक्ट करेगा, और मेरे पास O2 दिया कितना था? 20 ml, तो ये 30 ml इसके 15 ml से रिएक्ट कर लिया, और रिएक्शन में H2 खत्म हो गए और O2 बच गए। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच इज लेफ्ट अनरिएक्टेड इन द गिवन रिएक्शन, तो O2 जो है ना, वो अनरिएक्टेड बच जाएगा 5 ml। और मैं किस तरीके से बताऊं, बता? हाँ बोलो, क्या कारण है, क्या सोचता हूं, ये सारी चीजें मैंने तुम लोगों को बता दी। ठीक है क्या? और किसी को कोई डाउट भैया? ये 14 देखो भाई, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डिकम्पोजिशन गिव CO2। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगा। मानते हो क्या? अच्छा, ये बोल रहा है 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 20 ग्राम मतलब 20/100,
अरे नंबर ऑफ मोल्स में चेंज कैसे करते हैं? मास बाय मोलर मास, बोलो हाँ। तो ये हो जाएगा 1/5, 1/5 मतलब 0.2 मोल। अगर ये 0.2 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना बनेगा? 0.2 मोल। अब ये बोल रहा है कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स CO2 एट STP, yield ऑफ रिएक्शन इज 75% ओनली। मतलब ये कि ये 0.2 मोल है ना, तो इसको भी 0.2 मोल बनना था जब 100% यील्ड होती। कितनी यील्ड है? 75। 100 लेता हूं, 100 बनना चाहिए तो कितना बनता है? 75। 50 लेता हूं तो कितना बनना चाहिए? 75/2। समझ रहे हो क्या? 75% बस बनता है। तो बनना कितना चाहिए था? 0.2 मोल। बना कितना? 0.2 मोल का 75%। चाहो तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि पहले वॉल्यूम कितना होना चाहिए था? कितना होना चाहिए था? 22.4 इंटू 0.2, 44.8, 4.48 लीटर। उसका 75% निकाल लो, या पहले मोल्स का 75% निकाल लो, उसको वॉल्यूम में चेंज कर लो। कैसे भी करो आंसर वही आना है, क्योंकि ये वही पूछ रहा है क्या, कितना परसेंट यील्ड रहेगा। एसटीपी पे बोल रहे हैं, मतलब वॉल्यूम निकालना है। तो तुम्हारी जो इच्छा करे वैसा कर सकते हो बेटा। ये तो नंबर ऑफ मोल्स हैं। क्यों है? क्योंकि 75% यील्ड था, इसीलिए मैंने क्या कर दिया बेटा, 75% निकाल लिया 0.2 का। लेकिन ये तो वॉल्यूम पूछ रहा है, बोलो हाँ। अरे बोलो ना भाई। तो इनटू क्या कर दूंगा? 22.4। अब लीटर में आ जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा, तो देखो ये तो हो गया आपका 4.48 इंटू 75/100, और इसको ये 25 से 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? ये हो गया 112। तो ये क्या हो गया? 3.36 लीटर। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या? पहला दिया है, पहला सही है। हाँ कुछ भी। अरे मैं बोला ना लास्ट क्लास में तुम लोग 50 सारे तरीके हैं। इसको मिटा दूं क्या? यहाँ पे 20 रखता, यहाँ पे 100 रखूंगा, यहाँ पे 22.4 रखूंगा, यहाँ पे 1 ग्राम रखूंगा, यहाँ 22.4/20 रखूंगा, 100 रखूंगा, फिर इंटू 20 करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? तो 20 ग्राम में कितना बनना चाहिए था उसका 75% निकालूंगा, तो भी यही आना है। अरे कंसेप्ट सही है ना, कोई पागलपंती नहीं है। तो जो करोगे सब सही है। समझ में आया? तुम कुछ भी कर रहे हो तो गड़बड़ है ना। क्या बेटा? How many moles of ZnFeS2 can be made from 2 mole zinc, 3 mole iron and 5 mole sulfur? चल ठीक है, ये लिख लिया। हाँ क्या? हाँ मैं उस समय बोल रहा था तो तेरी को देख रहा था। हाँ चल बता, बोल बोल बोल। 20 ग्राम का 75%। हाँ भाई 75% यील्ड है, मतलब रिएक्टेंट भी 75% ही प्योर था। तो 20 का कल नहीं बताया था, या तो इधर से पकड़ो या तो उधर से पकड़ो। तो 20 का, क्योंकि देखो प्रोपोर्शन तो वही है, वो तो चेंज नहीं होगा। तो 75% इधर निकाल लो भाई। 75% यील्ड है, इसका मतलब कि 75% ही प्योर है, बाकी इम्प्योरिटी है। तो इसका 75% निकालो, इसका 75% जो आएगा उसी से फिर सही तरीके से रिलेट कर लो, तो भी आंसर आएगा। हाँ पहले ही 75% प्योर अलग। यील्ड मतलब वही की देखो 100% यील्ड है, मतलब यहाँ पे जितना था पूरा पूरा उतना दे रहा है, मतलब ये पूरा प्योर है। 50% यील्ड है, मतलब यहाँ जितना भी लिए हो उसका आधा खराब है आधा ठीक है, तभी तो इधर 50% यील्ड मिल रही है। क्योंकि रिएक्शंस में कभी भी जो प्रोपोर्शन है वो चेंज नहीं होते, वो वैसे गिवन रिएक्शन का वैसा रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? आ गया? हाँ कौन सा था भैया? ये देखो ना, ये एक Zn और एक Fe और 2 सल्फर लेने से 1 मोल कंपाउंड बन रहे हैं। 2 मोल जिंक दिया है, 2 मोल जिंक दिया है, 3 मोल क्या दिया है? आयरन दिया है, और सल्फर कितना दिया है? 5 मोल सल्फर दिया है। अब यहाँ पे 3, अब देखो इसके 2 मोल से इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे और इसके 4 मोल बनेंगे। मानते हो क्या? मानते हो क्या?
इसके 2 मोल से, क्यों इसके 2 मोल? क्योंकि ये 2 मोल है। इसके 2 मोल क्यों रिएक्ट करेंगे? क्योंकि इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो 2 मोल रिएक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, इसका 1 और 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कितना है? 2, तो इसके जब 2-2 मोल जा रहे हैं तो इसका कितना जाएगा? 4 मोल जाएंगे। 1 मोल जाने से 1 मोल बनता है, तो 2 मोल जाने से कितने बनेंगे? 2 मोल बनेंगे। अब जैसे ही मैं इससे, ये तो खत्म हो गया ना भाई, हो गया ना। अब मैं और कहां से लाऊं और ज्यादा रिएक्शन करने के लिए? अब ये बच गया, ये कितना मोल बच गया? 1 मोल ये बच गया, 1 मोल ये बच गया। समझ में आ गया? ये 1 मोल बच गया, ये 1 मोल बच गया, ठीक है क्या? तो अब ये क्या हो गया था आपका? यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट जैसा हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा था ये? कितने मोल बनेंगे? 2 मोल बनेंगे भाई, पहला ही ऑप्शन है तुम्हारा। और बोलो, बोलते जाओ, आगे बढ़ जाऊं अब? ठीक है, नहीं सेक्शन ई का 3rd। अच्छा, ये तो तू लिखी है ना यहाँ पे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट नीड टू बी हीटेड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑक्सीजन? ऐसे क्वेश्चंस नहीं करवाया हूं क्या मैं स्टोइकियोमेट्री जब करवा रहा था? तो एकदम पोटेशियम क्लोरेट ClO3, इसको मैं हीट करूंगा। क्या बोल रहा है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट नीड टू बी हीटेड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑक्सीजन एट NTP? KClO3 को हीट करता हूं तो KCl मिलता है और O2 मिलता है। बोलो हाँ। बैलेंस करे हो कि नहीं करे हो? तो बैलेंस करोगे तो यहाँ पे और ये ऐसा, ठीक है क्या? 3 मोल ऑक्सीजन जो है ना बेटा, उसको प्रोड्यूस करने के लिए 2 मोल KClO3 लगता है। बोलो हाँ। 3 इंटू 22.4 लीटर को प्रोड्यूस करने के लिए 2 मोल लगता है, मानते हो ना? अरे हाँ कि नहीं भाई? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 लीटर प्रोड्यूस करने के लिए 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 22.4 मोल लगेंगे। बोलो हाँ। 11.2 प्रोड्यूस करने के लिए 2/3 इंटू 22.4 इंटू 11.2, ये और ये 2, ये और ये कट गया, 1/3 मोल लगेंगे बेटा। तुम लोगों का ना मैथ्स कमजोर है। और बोलो, हो गया? और बोलो, और किसी को कोई दुख समस्या? हाँ बोल बोल बोल, बोल। The volume of gas at NTP produced by 100 gram CaC2 with water। चलो आगे बढ़े। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे पहले हमारा कौन सा टॉपिक हुआ था? नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और उसका कन्वर्जन। सबको आता है कि नहीं आता है? वॉल्यूम को STP पे, NTP पे मोल्स में कन्वर्ट करना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना, मास को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना, ठीक है? मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रिलेशनशिप। दूसरा जो पार्ट था वो हम लोगों का क्या था बेटा? कि हमने मॉलिक्यूल सीखा, है ना? तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, उसका आपस में वेट, मास और वॉल्यूम के साथ कन्वर्जन। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक मॉलिक्यूल में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज फिक्स होता है, मास परसेंटेज या परसेंटेज कंपोजिशन सीखा। ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट हुआ। परसेंटेज कंपोजिशन जैसे ही खत्म हुआ तो परसेंटेज कंपोजिशन से जो हमको समझ में आया उससे हम लोगों ने कहाँ गए? एम्पिरिकल फॉर्मूला में। एम्पिरिकल फॉर्मूला के बाद हम लोग कहाँ गए? स्टोइकियोमेट्री में। स्टोइकियोमेट्री में मास का वॉल्यूम के साथ, मास का मोल्स के साथ, मास का नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, ये आपस में कन्वर्जन, ये सब टाइप का ये सीख लिए। सिंगल टाइप सीखे। टाइप 1 में क्या सीखे? कि भाई कोई भी रिएक्शन दिए रहेगा, जैसे इसका दिया था ना, क्या बोल रहा था कि 11.2 लीटर O2 प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल्स KClO3 लगेंगे, तो मैंने मोल्स निकाल दिया। मास पूछता तो भी निकाल लेता, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछता तो भी निकाल लेता, 1/3 मोल का मास निकाल लेता मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछता तो भी निकाल लेता, इंटू NA कर देता।
बोलो हाँ। ये स्टोइकियोमेट्री में टाइप 1 था कि कोई भी एक पार्ट दिया है तो उसके करेस्पॉन्डिंग दूसरा पार्ट को आपको निकालना है। उसके आगे टाइप 2 में गए तो हमको ऐसे दो रिएक्टेंट दिए हुए होते हैं, दोनों के मोल्स दिए हुए होते हैं, लेकिन उसमें से एक जो रहता है ना वो सफिशिएंट अमाउंट में रहता है, वो रिएक्शन में पहले क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। उस कारण से दूसरा जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा रहता है, तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो जो पहले खत्म हो गया उसी के अकॉर्डिंग तो बनेगा। तुम जो है उसके अकॉर्डिंग बना दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट वाली चीजें, जब मैं स्टोइकियोमेट्री पढ़ा रहा था तो तुम लोगों को मैं रिलेशन भी बताया बेटा, मोल कंसेप्ट का क्या रिलेशनशिप है, मोल कंसेप्ट कैसे यूज करना है। मोल कंसेप्ट आपको क्या बताता है कि कोई भी एक कंपोनेंट के मोल्स के करेस्पॉन्डिंग दूसरे कंपोनेंट के कितने मोल्स लगेंगे या यूज हुए हैं वो आप उस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। उस मोल कंसेप्ट को मैंने डिराइव भी किया कि भाई नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो होगा उसको रीअरेंज करके कैसे मोल कंसेप्ट आया। किसको किसको समझ में आया हाथ ऊपर करो। इतना जितना भी मैं बोला हूं, जो बच्चे बाद में आए हैं है ना उनको छोड़ दो, ठीक है, और जो बच्चे बाद में आए हैं वो कम से कम रिकॉर्डेड लेक्चर रखा है उसको बार बार रिवाइज करो, बार बार समझ में आया। क्योंकि तुम लोगों को भी पता है और मेरे को भी पता है, क्योंकि 3 क्लास लेके मेरे को भी पता था कि 4U मतलब तुमको टाइम लगता है कि एक एटम ऑफ हीलियम समझने में, है ना। तो थोड़ा सा बेटा दिक्कत है, लेकिन उससे कोई परेशानी नहीं है। बार बार चीजों को देखोगे और ये सोचोगे ना कि चीजें मेरे को ठीक करनी है तो हो जाएगा, ठीक है क्या। चलो अब स्टोइकियोमेट्री खत्म हुआ है और कंसंट्रेशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो कंसंट्रेशन में हम सारी चीजें पढ़ेंगे, मतलब सॉल्यूशन से पहले भी जो कंसंट्रेशन वाला पार्ट पढ़ना चाहिए, मतलब कन्वर्जन और वो सारी चीजें वो सब यहाँ पे अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है क्या। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, तो कंसंट्रेशन क्या होता है उसको समझने से पहले आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा बेटा कि सॉल्यूशन क्या होता है। क्योंकि आपको सॉल्यूशन अगर समझ में नहीं आया तो कंसंट्रेशन क्या समझ में आएगा, ठीक है। क्या होता है बेटा सॉल्यूशन, क्या होता है, हाँ ऐसा कोई है क्या सर वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देंगे तो सॉल्यूशन बनता है, वो बात की चीज है। कंसेप्ट क्या बोलता है कि सॉल्यूशन क्या है बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाओगे उनका होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन। ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, अब बाकी सब तो समझ में आ रहा है कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाओगे उसका होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है बेटा एक समान। एक समान मतलब पार्टिकल्स इसमें क्या रहते हैं बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। क्या रहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी को मैं सॉल्यूशन बोलूंगा, उसी को मैं होमोजीनियस मिक्सचर बोलूंगा। हम लोगों ने पानी लिया, बोलो हाँ, पानी लिया उसमें सॉल्ट डाल दिया। क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। पानी लिए उसमें थोड़ी सी रेत डाल दिए, मिट्टी डाल दिए, कचरा डाल दिए, कुछ भी डाल दिए। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा कि जैसी सॉल्ट पानी में गया तो वो पूरा एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बॉटम में ज्यादा क्वांटिटी होगी, ऊपर कम होगी, ऐसा होता है क्या, नहीं, एक जैसा रहता है। समझ में आया क्या, मतलब आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके टिल्ट कर दो तो भी वैसा ही रहेगा, घुमा दो तो भी वैसा रहेगा। वो जो पार्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो बॉटम पे है कि सरफेस पे है कि बाजू में है कि बीच में है। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है बेटा, पार्टिकल्स कहीं पे ज्यादा रहते हैं, कहीं पे कम रहते हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा रहते हैं, कहीं पे बहुत कम रहते हैं, और इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो इसको क्या पढ़ूंगा मैं भाई, इससे मैं क्या करूंगा, इसको तो ऐसे पलट दिया तो जो चीज नीचे थी अब वो ऊपर हो गई। मतलब ये ए साइड है, ये बी साइड है,
इसको पलट दिया तो ये सारे पार्टिकल जो नीचे थे अब वो ए साइड आ गए जो बी साइड थे। अच्छा टिल्ट कर दिया तो कॉर्नर्स में आ गए, इधर टिल्ट कर दिया तो इधर आ गए। समझ में आया? सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। सॉल्यूशन क्या है बेटा? सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो जहां पे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जहां पे भी होमोजीनियस मिक्सचर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्यूशन बोलेंगे। आई बेटा बात समझ में? आई समझ में बात? अच्छा अब देखो समझो बेटा कि मान लो कि इसमें ये आपका 2 लीटर वाटर था। क्या था? 2 लीटर वाटर, ठीक है। मैंने इसमें 50 ग्राम सॉल्ट डाल दिया, 50 ग्राम सॉल्ट डाल दिया। जनरली जो सॉल्यूशन होता है ना बेटा वो क्लियर होता है, आर पार दिखता है, भले उसमें कलरफुल सॉल्यूशन रहे लेकिन हमको है ना एक आर पार सब दिखता है, क्योंकि पार्टिकल साइज छोटा होता है बहुत, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लाइट क्रॉस करके आसानी से आ जाती है, ठीक है। अब दूसरा देखो कि मैंने फिर 2 लीटर वाटर लिया, मैंने 2 लीटर वाटर लिया, 2 लीटर वाटर लिया, इसमें मैंने 50 ग्राम डाला था ना, इसमें मैं 100 ग्राम डालूंगा, वही सॉल्ट, सेम सॉल्ट 100 ग्राम डाला। ये 50 ग्राम भी पूरा फैल गया पूरे वाटर 2 लीटर वाटर में, ये 100 ग्राम सॉल्ट भी पूरा का पूरा फैल गया 2 लीटर वाटर में। यहां पे मान लो मैं 1 लीटर सॉल्यूशन निकालूंगा तो उसमें मेरे को 25 ग्राम सॉल्ट रहेंगे। मैं 100% ऐसा क्यों बोल सकता हूं कि 1 लीटर में 25 ग्राम ही रहेंगे, ना कम ना ज्यादा, क्योंकि मेरे को पता है मैं क्या पढ़ रहा हूं? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर 50 ग्राम 2 लीटर के पास गया तो 1 लीटर के पास कितना गया? 25 ग्राम। यहां पे 1 लीटर के पास कितना गया? 50 ग्राम। दोनों सॉल्यूशन सेम वाटर है सॉल्वेंट, सेम सॉल्ट है सॉल्यूट, लेकिन फिर भी दोनों में क्या चीज का डिफरेंस है कि सॉल्यूट जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ना उनकी डेंसिटी यहां पे बहुत ज्यादा है, पास पास है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। और इसके कंपैरिजन में यहां पे पार्टिकल्स दूर दूर फैले हुए हैं। बोलो हाँ, बोलो बेटा। तो मैं क्या बोलता हूं, जब पर यूनिट अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन मैं चेक करता हूं उसमें नंबर ऑफ मोल्स, देखो इसका भी 1 ml में निकाला, मान लो इसमें आया 1 ml में x पार्टिकल्स, तो इसमें 1 ml में पक्का x/2 पार्टिकल्स होंगे, यहां पे x होंगे तो यहां पे 2x होंगे। क्यों? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन जस्ट डबल है बेटा, ये ज्यादा डेंस है, इसके कंपैरिजन में ये जस्ट डबल डेंस है, क्योंकि देखो 2 लीटर 100 ग्राम सॉल्ट डाला 2 लीटर में, 50 ग्राम सॉल्ट डाला 2 लीटर में, ये पूरा का पूरा फैला, ये पूरा का पूरा फैला, तो ये जस्ट डबल है डेंस। तो ये जो तुम किसी सॉल्यूशन की डेंसिटी बोल रहे हो ना कि कितना डेंस है, कितने पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इसी को बोलते हैं बेटा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपको बताता है कि सेम टाइप के सॉल्यूशन में भी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आप अलग अलग कर सकते हो, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है कि कम है। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर कोई पूछे कंसंट्रेशन क्या होता है, तो कंसंट्रेशन सिंपल सी चीज है बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में 1 ml में 1 लीटर में, है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तुम चेक करोगे, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं बेटा? कंसंट्रेशन बोलते हैं। यहां पे यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो इसके कंपैरिजन में डबल है, तो मैं बोल सकता हूं कि इसका कंसंट्रेशन डबल है एज कंपेयर टू दिस। आई बेटा बात समझ में? इसको मैं क्या बोल सकता हूं बच्चे? इसको मैं बोल सकता हूं 25 ग्राम पर लीटर, और इधर वाले को क्या बोल सकता हूं बेटा? ये 25 ग्राम पर लीटर बोल सकता हूं, और इसको क्या बोल सकता हूं बेटा? 50 ग्राम पर लीटर बोल सकता हूं। ये ज्यादा डेंस है इसके कंपैरिजन में, ये डबल डेंस है इसके कंपैरिजन में, इसका कंसंट्रेशन डबल है इसके रेस्पेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? तो सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन समझ में आया कि नहीं आया? नोट करेंगे बच्चों।
हो गया क्या? हो गया? ठीक है। हाँ, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टूडेंट। हो गया बेटा? अमाउंट और कंसंट्रेशन में ना डिफरेंस समझना हमेशा। अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट, टोटल वो उसका सॉल्यूट कितना है, और कंसंट्रेशन अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया? जैसे एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है बेटा, मान लो 50 लीटर का। कितने लीटर का? 50 लीटर का सॉल्यूशन है, और इसमें मेरे को पता है कि 100 मोल सॉल्यूट के रखे हुए हैं। कितने मोल? 100 मोल। ठीक है क्या? एक लीटर का सॉल्यूशन है। कितने लीटर का सॉल्यूशन है? 1 लीटर का सॉल्यूशन है, और उसमें 4 मोल रखे हुए हैं। कितने मोल रखे हुए हैं? 4 मोल रखे हुए हैं। ये आपका सॉल्यूशन ए है, ये आपका बी है। समझ में आया क्या? अब देखो, अमाउंट के बारे में बात करते हैं कि सॉल्ट का या सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। इसमें 100 मोल रखे हुए हैं, इसमें कितने रखे हुए हैं? 4 मोल रखे हुए हैं। तो ए सॉल्यूशन में अमाउंट क्या है? बी के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। लेकिन आप कंसंट्रेशन देखो, कंसंट्रेशन देखो, यहां पे 100 मोल 50 लीटर में, तो हर एक लीटर को कितना गया है बेटा? 2 मोल। इसमें हर एक लीटर के पास कितना गया है? 4 मोल। तो कंसंट्रेशन बी का ज्यादा है। हो सकता है कि एक बहुत बड़े टैंक में जो सॉल्यूशन रखा हुआ है, और इतना सा कोई सॉल्यूशन है, तो इतने सॉल्यूशन का जो 2 ml 1 ml सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन कई टाइम्स ज्यादा हो सकता है उस टैंक से। तो कंसंट्रेशन और अमाउंट, ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा है। कंसंट्रेशन क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विथ पर केजी सॉल्वेंट, विथ पर केजी या पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्वेंट। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अब कंसंट्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ना बेटा, वो अलग अलग तरीके से हम लोग कंसंट्रेशन को क्या करते हैं बेटा? एक्सप्रेस करते हैं। मतलब कंसंट्रेशन तो फील हो गया, लेकिन कंसंट्रेशन को हमको एक्सप्रेस करना है तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक तरीका है तुम्हारा मोलैलिटी या मोलैरिटी। एक तरीका क्या है? मोलैरिटी। एक तरीका जो है वो क्या है बेटा? मोलैलिटी। एक क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में भी आप कंसंट्रेशन बताते हैं। एक है बेटा नॉर्मेलिटी। परसेंटेज में मास बाय मास देखते हैं, मास बाय वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखते हैं। एक स्ट्रेंथ होता है बेटा, स्ट्रेंथ से भी हम लोग कंसंट्रेशन समझते हैं। ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन होता है, और भी बहुत सारे टर्म्स हमारे पास हैं। आप जैसा चाहो वैसा, है ना। अब जैसे मोलैरिटी क्या होता है? ये आपको बताता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम या पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो 1 लीटर में कितने मोल्स हैं उसको क्या बोल देते हैं? मोलैरिटी। अब कोई दूसरा, आप अब सॉल्यूट को क्या करते हो? स्पून से डाल रहे हो, तो 1 लीटर में कितने स्पून सॉल्ट प्रेजेंट है उसको भी अपन क्या बोलते हैं? मान लो आपने 4 लीटर में 16 स्पून डाला, तो 1 लीटर में कितना है? 4 स्पून। 4 स्पून पर लीटर। मतलब कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं? हम कैसे भी करके एक अमाउंट निकाल रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम या विथ पर केजी सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट के मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ में या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ में। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अलग अलग तरीके, जितने अलग अलग तरीके से हम लोग कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब क्या बन गया बेटा? कंसंट्रेशन टर्म्स।
क्या बन गए हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स। तो सबसे पहले जो है बेटा वो हम लोग पढ़ेंगे बेटा मोलैरिटी के बारे में। इसके बारे में, मोलैरिटी के बारे में, इसको नोट करेंगे। पार्ट्स पर मिलियन। एक पहले वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी एक आता था क्वेश्चन, हो गया? क्या हो गया श्रद्धा? अरे मैं भूल गया ना, मैं गिनती, ये असली में 5 लिखा था, फिर मैं इसको 3 समझ लिया। ये ले, खुश हो गई अब? अच्छा ये लो, चलो ठीक, ये ले एक और कुछ सेवा में। हो गया? हो गया? चलो सबसे हम लोग पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं बेटा मोलैरिटी। क्या पढ़ते हैं? क्या होता है मोलैरिटी? अब देखो, अब मोलैरिटी पूछूंगा ना क्या होता है, क्या बोलेंगे मैं बता रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि उसके बाहर कभी जिंदगी में सोचे नहीं, उससे बाहर गए नहीं। वो जब मोलैरिटी से पढ़ना सीखे थे तो वही रटे थे, उसके बाहर में कुछ सोचे ही नहीं। बेटा मोलैरिटी जो होता है ना वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब जब आपका कोई भी सॉल्यूशन रहेगा, कैसा भी रहेगा, आप 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालोगे, या 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को बोला जाता है मोलैरिटी। क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसकी बात हो रही है, तो इसकी यूनिट जो होती है ना बेटा मोल पर लीटर होती है। क्या होती है? मोल पर लीटर। और इसको आप कैपिटल एम से भी बता सकते हो। किससे बता सकते हो? कैपिटल एम से बता सकते हो। एकदम सिंपल कहानी है ना, उसको कंफ्यूज मत होना। देखो मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, बोलो हाँ, अरे बोलो ना, 20 मोल सॉल्यूट यहां पे प्रेजेंट है और टोटल जो सॉल्यूशन है ना वो 5 लीटर का है। पूरे 5 लीटर के सॉल्यूशन में 20 मोल सॉल्यूट, सॉल्यूशन बोल रहा हूं ना, सॉल्यूशन बोल रहा हूं, इसका मतलब कि वो जो 20 मोल्स है 5 लीटर में क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1 लीटर के पास कितना गया? 4। तो 20/5 टोटल मोल्स से जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर में जिसको भी रखते हो, जैसे यहां पे 20 मोल्स टोटल है और टोटल वॉल्यूम क्या है, जब वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हो तो 1 लीटर में कितना होगा ये मिल रहा है, और वो भी तो वही है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना। तो 20/5 ये आपका मोल, ये आपका लीटर, तो ये क्या हो गया बेटा? 4 मोल पर लीटर। क्या गया? 4 मोल पर लीटर। तो ऐसी चीज के लिए तुम अगर फॉर्मूला रट रहे हो तो तुम लोग बेवकूफ हो, सीधी सी बात है कि भाई आपको बस यही समझना है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, टोटल मोल्स 20, टोटल वॉल्यूम से जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? हमेशा मोल पर लीटर, 1 लीटर में कितने मोल्स है वही आना है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, हम लोग सीखते हैं बेटा कि मोलैरिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अरे प्रेजेंट इन, उसको एक बार लिख लिया और क्यों लिखूंगा, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो ऊपर क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गया। जैसी मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जैसी मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि किसमें दिया है? लीटर में दिया है, मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मोल्स पर लीटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मोल्स पर लीटर मिल जाएगा। बात समझ में आई क्या? आई क्या?
ठीक है, तो बेटा हम इसको रट रहे हैं, इसको समझ नहीं रहे हैं, इसको रट रहे हैं रट रहे हैं रट रहे हैं रट रहे हैं। एक बार इसको समझ लेते तो कभी रटना। अभी भी अचानक से मोलैरिटी और मोलैलिटी पूछता बताने से पहले तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट में कंफ्यूज हो जाते तुम लोग। स्टेटमेंट को समझो, बाकी सब आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन लिखेंगे बेटा? अरे यार
कंसंट्रेशन वाला वीडियो है ना, है कि नहीं है? मुझे याद ही नहीं था। चलो हो गया क्या? मतलब कुल मिला के क्या हो रहा है यहाँ पे? एक सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन है, एक की मोलैरिटी आपको दी हुई है, मोलैरिटी दिया हुआ है पहले सॉल्यूशन का और वॉल्यूम दिया है, दूसरे की भी मोलैरिटी दी हुई है और वॉल्यूम दिया हुआ है, दोनों को मिला दिए, तो दोनों को मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन मिल रहा है। इसकी मोलैरिटी मान लो M3 है और वॉल्यूम इसका क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि M3 बताओ। क्या पूछा जा रहा है? M3 बताओ। M3 कैसे निकलेगा बेटा? इसका कैसे निकलेगा? मोलैरिटी निकालने का एक ही फॉर्मूला है कि भाई जिस सॉल्यूशन की आपको मोलैरिटी निकालनी है वहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखो और वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे बेटा? M1V1 मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे बेटा? M2V2। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड टोटल कितने हो जाएंगे? M1V1 प्लस M2V2 और V टोटल क्या हो जाएगा बेटा? V1 प्लस V2, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? V3। समझ में आया? तो ये देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड टोटल बाय V टोटल क्या हो जाएगा? M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 इज इक्वल टू M3। यही तो किए हैं ना अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अब इसी को लोग फॉर्मूला बना के लिख देते हैं भाई M3 अच्छा V1 प्लस V2 को भी V3 बोल देता हूँ। चलो पहले तो ऐसे लिख देते हैं इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। लेकिन ये तुम लिख तो जरूर रहे हो बेटा, लेकिन ये ज्यादा काम नहीं आता। ऐसे तुम बुक्स में देखोगे तो लगेगा कि हाँ ये कुछ काम का है, लेकिन ये बहुत ज्यादा काम का नहीं है। अल्टीमेटली आपको अपने दिमाग से ही सॉल्व करना है। समझ में आया क्या? अभी किसके लिए काम आएगा? जब दो सॉल्यूशन रहेंगे, तीन सॉल्यूशन रहेंगे, काम आएगा? कब काम आएगा? जब दो सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो एक ही जैसे रहे। अगर अलग अलग हो गए तो काम आएगा? नहीं आएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अगर दोनों में रिएक्शन हो गया तो काम आएगा? नहीं आएगा। तो ये सिर्फ ऐसा हम जो किए हैं ना उसका एक लास्ट स्टेप कंप्रेस्ड पार्ट है जिसको मैं फॉर्मूला बोलते हैं। इसको किसी बुक में ऐसा भी लिखा रहेगा कंफ्यूज मत होना है। M1V1 प्लस जहाँ पे कितनी क्या है V1 प्लस V2 और इतना फॉर्मूला याद करोगे सोचो तो उतने देर में समझ में आएगा। समझ में आ गया? ये काम कब आता है? जैसे मतलब थोड़ा सा हेडेक नहीं होता, आदमी वैल्यू पुट करता है निकाल लेता है। जैसे मान लो M2 नहीं दिया है और M3 दिया है, तो एक एक्सप्रेशन है उसमें वैल्यूज को पुट करते जाना है और कैलकुलेट कर लेना। ठीक है क्या? जैसे ये हो गया क्या? हुआ कि नहीं है जल्दी बताओ। जो आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया है वही सारे स्टेप को मिला के ये बना दिया। और इतना सब इसके लिए भी इतना झंझट पालने की जरूरत नहीं है बेटा। मतलब ये जो मैं यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ना, इसके लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे लिख लोगे तो बताऊं। लिख लिए सारे बच्चे? लिख लिए बच्चे? हुआ क्या? देखो ये सब इतना कि यहाँ से M3 एंड टोटल लिया, V टोटल लिया, फिर यहाँ से ये डिराइव किया, ये मेरे को याद रहेगा नहीं रहेगा? देखो जैसे मेरे पास एक सॉल्यूशन नहीं, मेरे पास n सॉल्यूशन। n मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7, 10, 15। ये पहला सॉल्यूशन।
ये दूसरा सॉल्यूशन, ये तीसरा सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में तो कुछ भी दिया हो सकता है बेटा। अब ये इतने सारे n सॉल्यूशन को मिला के एक सॉल्यूशन बना है, ठीक है। जैसे वहां पे मैं फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी को M3 बोल रहा था ना, और वॉल्यूम को V3 बोल रहा था ना, अब नहीं बोलूंगा, अब M फाइनल बोलूंगा। क्यों? क्योंकि अब 3 सॉल्यूशन हो गया, इसको M3 बोलूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना। वहां पे मैं 2 सॉल्यूशन को मिला रहा था और जो फाइनल सॉल्यूशन मिल रहा था उसको M3 बोल रहा था, बोलो हाँ। अब यहाँ पे M3 नहीं बोलूंगा, फाइनल सॉल्यूशन को MF बोलूंगा, ठीक है क्या, और वॉल्यूम को क्या बोलूंगा, VF बोलूंगा। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ से ध्यान से, अल्टीमेटली क्या है, ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशन है उनको मिला दोगे, मैं पूछूंगा कि यहाँ पे टोटल मोल्स कितने होंगे, तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ के मोल्स प्लस यहाँ के मोल्स प्लस यहाँ के मोल्स प्लस और भी सारे मोल्स बराबर एन टोटल, उनका सम जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऐसे ही तो रहेगा बेटा, बोलो ना भाई। क्या हुआ, कुछ टच हुआ क्या? हाँ हाँ, तो एन टोटल क्या होगा बेटा, N1 प्लस N2 प्लस N3, तो एन टोटल रहेगा ना, बोलो हाँ। ये मानते हो ना कि एक सॉल्यूशन था उसमें 2 मोल थे, एक सॉल्यूशन था उसमें 3 मोल थे, तो इन दोनों सॉल्यूशन को मिला दूंगा तो ये सॉल्यूशन के पास कितने रहेंगे, एक सॉल्यूशन था उसके पास 2 मोल थे, एक के पास 3 थे, एक के पास 4 थे, तीनों को मिला दूंगा तो उसके पास कितने रहेंगे, 9। एक सॉल्यूशन के पास 2, एक 3, एक 4 और एक 5, कितने हो गए, 14। तो यहाँ पे जो एन टोटल है वो जितने भी सॉल्यूशन, अब मेरे को नहीं पता कि तुम्हारे पास 2 सॉल्यूशन आएंगे, 3 आएंगे, लेकिन 99.99% चांस है कि 2 ही सॉल्यूशन आते हैं, 3 सॉल्यूशन का केस नहीं है, फिर भी समझने में क्या दिक्कत जाता है, मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स इन सब के मोल्स के बराबर है, और इसके मोल्स कितने हैं, इसका M1V1, इसका M2V2, इसका M3V3 और इसका एन टोटल किसके बराबर होगा, M फाइनल इंटू V फाइनल, बोलो हाँ। सिंपल सी बात है, M फाइनल मतलब मोलैरिटी किसकी, फाइनल सॉल्यूशन की, V फाइनल मतलब वॉल्यूम किसका, फाइनल सॉल्यूशन का, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो फाइनल सॉल्यूशन के टोटल मोल्स किसके बराबर होंगे, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3। तो तुमको यही करना है बस। जैसे मान लो हमारे पास 2 ही सॉल्यूशन, हमारे पास क्या है, 2 ही सॉल्यूशन, तो N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N टोटल, तो देखो MFVF इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, ये क्या हो जाएगा, फॉर मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशंस। आई बात समझ, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स का सम क्या होगा बेटा, फाइनल सॉल्यूशन के मोल्स से बराबर होगा, ऐसा हमेशा होगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मैं उतना डिराइव थोड़ी करूंगा, अब देखो ये बात समझ में, अब मेरे पास 2 सॉल्यूशन रहेंगे ना, और दोनों सॉल्यूशन को मिला देने के बाद फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी पूछेगा ना, तो मैं सीधे लिखूंगा फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी MF into VF, मतलब टोटल मोल्स इसके बराबर होंगे M1V1 प्लस M2V2। अगर बोलेगा 3 सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन को मिला रहा हूं, मोलैरिटी बताओ, MF into VF is equal to M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V2। 4 सॉल्यूशन को मिला के बना रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि टोटल मोल्स सेम रहेंगे, तो मोल्स को मोलैरिटी के टर्म्स में ले आऊंगा तो मुझे एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। ये भी तो वही एक्सप्रेशन था बेटा, ये भी तो वही एक्सप्रेशन था, बस इसको मैं ऐसा डिराइव किया था। देखो ये M3V3 है, M3V3 मतलब यहाँ पे टोटल मोल्स इन दोनों के मोल्स के सम के बराबर M1V1 प्लस M2V2 M3V3। आ रही है क्या बात समझ में, आ रही है क्या? अब यहाँ पे मैं M3V3 नहीं लिया, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे इसको ले रहा हूँ मैं M3V3, वहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन को M3V3 लिया था, यहाँ पे एक और सॉल्यूशन मैंने ऐड कर दिया, बात समझ में क्या?
यहाँ पे भी रटने वाली चीज ही नहीं है, अपने क्या करना है, फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू m1v1 और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, जितने भी सॉल्यूशन होंगे उन सभी का वॉल्यूम परसेंट क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम। बोलो हाँ, ऐसा समझ आगे नोट करेंगे बेटा जी। वही वाली कल वाली पहले पूरे AIPMT जो है ना उसके क्वेश्चन सॉल्व करना ना, एम्स क्वेश्चन AIPMT क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए ना उसको सॉल्व करना, फिर आगे क्लियर कर सकते। ठीक है, ये हो गया क्या, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जैसे मैंने तुम लोगों को ये बताया ना, इसमें हम लोगों को फॉर्मूले की जरूरत पड़ी है, मतलब फॉर्मूला वही चीज है जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने ऐसे m3v3 m1 v1 m2 लेके सॉल्व नहीं किया, इससे भी तो तुरंत आएगा। तो मैं समझाने के लिए तुमको बताया, नहीं तो यहाँ पे 10 + 15 25 लिखते डिवाइड बाय 3 + 2 5 लिख के आ जाता। लेकिन कई बार काम क्या आता है ये फॉर्मूला कि बाई चांस मान लो ऐसा है, आपको ना फाइनल वॉल्यूम की मोलैरिटी दी और आपको ना ये नहीं थे, बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है 5 मोलर 2 लीटर, उसमें कितनी मोलैरिटी, उसमें एक अननोन सॉल्यूशन या अननोन मोलैरिटी वाले सॉल्यूशन को मिलाया गया, कितने लीटर, 3 लीटर मिलाया गया और मोलैरिटी कितनी हो गई बेटा 5 मोलर। तो पूछ रहा है कि वो जो अननोन सॉल्यूशन है ना उसकी मोलैरिटी बताओ, जो अननोन सॉल्यूशन है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन की बताओ। तो मेरे पास अभी भी मैं इसको अपने बिना फॉर्मूले के नहीं बना सकता, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे M3 दिया है, बोलो हाँ 5 मोलर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा 3 + 2 5 लीटर, बोलो हाँ 5 लीटर। और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा, बोलो हाँ कितना 10 मोल्स। यहाँ पे N2 मेरे को नहीं पता फिलहाल, क्योंकि मेरे को मोलैरिटी नहीं पता है ना। यहाँ पे N टोटल कितने हो जाएंगे, N3 कितने हो जाएंगे बेटा 25 मोल्स। तो जब यहाँ पे 25 मोल्स है, जब यहाँ पे 25 मोल्स है और इससे कितना है 10, तो इससे कितना आया होगा 15, तो यहाँ पे 15/3 करोगे कितना हो जाएगा 5। बात समझ में आई? मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन अब ना क्या हुआ स्टेप बढ़ गया, क्या हो गया स्टेप बढ़ गया। देखो यहाँ पे गलती होने के चांसेस भी बढ़ गए। मैंने पहले क्या किया, इसके मोल्स निकाले, फिर इसके मोल्स तो अभी फिलहाल निकल ही नहीं सकते, फिर मैंने इसके मोल्स निकाले,
टोटल यहाँ पे निकाला 25 मोल्स। अब फाइनल सॉल्यूशन मेरा 25 मोल्स है, तो कहाँ से आया होगा, यहाँ से, यहाँ से कितने आया 10 मोल्स, मतलब यहाँ से कितना आया होगा 15 मोल्स। तो 15 मोल्स किस मोलैरिटी क्या होगी कि इनटू 3 लीटर, 3 लीटर में टोटल 15 मोल्स होगा, तो 5 मोल होगा। लेकिन इसी चीज को मैं क्या करता बेटा, इसी चीज को मैं क्या करता, इसी चीज को मैं क्या करता, डायरेक्ट फॉर्मूला करता, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3। m3 कितना है 5, 3 प्लस 2 5, m1 कितना है बेटा 5 into 2 प्लस m, और ये कितना है 3। मतलब मैं कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ ना, सबसे मैं एक्सप्रेशन चिपका दिया और मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ कि इसके कितने मोल, इसके कितने मोल, ये क्या, कुछ नहीं। मैंने क्या किया, ये 10 प्लस 3m is equal to 25, 3m is equal to 25 minus 10 मतलब कितना हो गया 15, 3m is equal to 15, m is equal to 15 by 3 मतलब 5, ये 5 है। अब देखो जो मैंने जस्ट इससे पहले आप लोगों को पूरा समझाया वो भी एक तरीका है सोचने का, ये भी एक तरीका है बनाने का, समझ में आया। अगर आप कंपटीशन के हिसाब से देख रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि कंपटीशन के लिए हमको क्या करना होता है, हमको वो तरीका जो स्टेप्स में चल रहे हैं, स्टेप्स में क्या होता है बेटा, आप एग्जॉस्ट नहीं होते। न्यूमेरिकल जब आप बना रहे होते हो उसमें हम लोग कितना कितना नहीं देखो, भले छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन हम लोग कितनी सारी चीजें, यहाँ पे 10 मोल, यहाँ पे 25 मोल्स, फिर यहाँ से ये 15 मोल्स होगा, है ना। और एक छोटी सी गलती में गड़बड़, क्या हम कुछ सोचे नहीं, बस यहाँ पे इसको सजाए और स्टेप बाय स्टेप बनाते चले। उस समय मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, बस बना रहा हूँ, तो भी आखिरी में आंसर आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना बेटा, बस वहां पे ये थोड़ा बहुत यूज होता है, बाकी अपने दिमाग से करा, कोई ऐसा वो नहीं है कि बिना फॉर्मूला के नहीं होता, ये सब एक्सप्रेशन का कोई मतलब ही नहीं एक्चुअल में। अगर आप फिजिकल पढ़ रहे हो ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ना कि फॉर्मूले का नहीं, आपको कंसेप्ट आना चाहिए, और कंसेप्ट आपको पता रहे तो आपको क्या करना है ये पता होगा, समझ में। आप कितने फॉर्मूला रट लो, अगर आप किसी कंसेप्ट का कितने फॉर्मूला रट लो, एक आध तो क्वेश्चन मांगे वही बहुत बड़ी बात है, यही करके क्लियर समझ में आएगा। क्वेश्चन तुम देख रहे हो, क्या तुम नंबर ऑफ मोल्स निकालना नहीं जानते, क्या तुम स्टोइकियोमेट्री नहीं जानते, क्या मैं तुम यही चीज पढ़ा रहा हूं, तो तुमको समझा रहा हूं, करके उसको सोचे नहीं, बस वही कर रहा हूं। बाकी वो सारी चीजें तुम कहीं ना कहीं पहले कभी ना कभी जानते थे, तभी तो 12th पास हो गए। अगर नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट नहीं करना आता तो भी हो जाएगा। समझ में आएगा बेटा। चलो इस टाइप के कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सेम टाइप के सॉल्यूशन के, सेम सॉल्यूशन बना लो क्या। अब मेरे को एक और क्वेश्चन बताओ, एक सॉल्यूशन है बेटा 5 मोलर 2 लीटर HCl सॉल्यूशन। एक और सॉल्यूशन है बेटा 5 मोलर 2 लीटर H2SO4 सॉल्यूशन। दोनों को मिला दिया होता है, दोनों को मिला दिया है। यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है मोलैरिटी ऑफ HCl इन फाइनल सॉल्यूशन। आपसे पूछा जा रहा है बेटा मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इन फाइनल सॉल्यूशन। आपसे पूछा जा रहा है बेटा molarity of H plus ion in final solution। और चौथा जस्ट तुम लोगों को सिर्फ मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। 4 क्वेश्चन। देखो मोलैरिटी तो कैसे निकलती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। उससे जरा दिमाग लगाओ। एक 3 लीटर है, ये 3 लीटर है,
हो गया क्या? बनाए? चलो देखो देखो, करना कुछ नहीं है बेटा। यहाँ पे ये दोनों सॉल्यूशन को मिलाया ना, तो HCl के कितने मोल्स है बेटा? 10 मोल। HCl क्या है? 10 मोल। और H2SO4 के कितने आए बेटा? 15 मोल। बोलो हाँ। मतलब ये पूरा जो सॉल्यूशन है ना, इसमें HCl कितना है? 10 मोल है। और H2SO4 कितना है बेटा? 15 मोल। और ये टोटल वॉल्यूम कितना है बेटा? 5 लीटर। अब तुमको मोलैरिटी ऑफ HCl इन द फाइनल सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल 10 मोल जो है, टोटल HCl का 10 मोल कितने लीटर में है? 5 लीटर में है, मतलब 2 मोल पर लीटर है। बोलो हाँ। अरे बोलो ना भाई।
H2SO4 का टोटल मोल्स जो है, अब देखो H2SO4 का 15 मोल्स पूरे 5 लीटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, बोलो हाँ। तो टोटल 15 मोल्स 5 लीटर में तो कितना हो गया बेटा? 3 मोल पर लीटर, बोलो हाँ। इसमें कोई दिक्कत हो रही है क्या किसी को? अब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन में तो स्पेसिफिक किया नहीं भाई कि HCl और H2SO4 की बात है, तो मैं बोला कि टोटल सॉल्यूट कितना? 25 मोल, बोलो ना भाई। और टोटल वॉल्यूम कितना? तो 25 मोल 5 लीटर में प्रेजेंट है, तो 5 मोल पर लीटर, बोलो हाँ। अब H प्लस नहीं बन रहा है तुम लोगों से, क्यों नहीं बन रहे भाई? तुम लोग 11th वाले स्टूडेंट थोड़ी हो यार, ड्रॉपर वाले हो, तुम लोगों से बनना चाहिए। HCl पानी में गया तो H प्लस और Cl माइनस में टूट गया। HCl का 1 मोल H प्लस देता है। HCl के टोटल कितने मोल थे? 10 मोल। तो आपको कितना मोल H प्लस मिला होगा? 10 मोल। अरे यार 1 मोल HCl 1 मोल H प्लस देता है, 10 मोल HCl 10 मोल देगा, उसमें ना कितना है? H2SO4 का 1 मोल 2 मोल H प्लस देता है, मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? तो 15 मोल कितना देगा? 30 के भाई, ये 24 नहीं है, ये 2H प्लस है, 30 मोल। अभी सॉल्यूशन में टोटल H प्लस कितना है बेटा? 30 प्लस 10 40, बोलो ना। तो 40 मोल हो गया कितने लीटर में? 5 लीटर में। 8 मोल पर लीटर होगा क्या? अच्छा वो तुमसे पीएच नहीं पूछा है। हाँ, माइनस लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। आ रही है बात समझ में? अरे बोलो भाई, आ रही है क्या? पीछे दिख रहा है बेटा? सेजल बना? अब ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारा M1 P1 plus M2 is equal to M3 कहाँ है? अब वो ऐसा मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फिर मिक्सिंग होगा तो M1 P1 plus M2 is equal to M3 P3, ठीक है? ऐसी कर ये नमस्ते, ये तो होने ही जाना नहीं, समझ गए? इसीलिए बेटा फॉर्मूला को रटो ही मत, कोई फॉर्मूला रटने के लिए है ही नहीं, फिजिकल का बता रहे। आप सिर्फ समझ समझ के चीजों को चलते रहो। भले स्टार्टिंग में आपको पहला क्वेश्चन बनाओगे तो 15 मिनट लगेगा, वैसे ही क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करोगे तो 10 मिनट लगेगा, फिर और प्रैक्टिस करोगे करोगे तो 2-3 मिनट 4 मिनट में बनने लगेगा। जब मैथ्स बनाते थे तो 8-10 स्टेप्स में पहले क्वेश्चन सॉल्व होता था, इसी टाइप के मैथ्स को पहले बनाते थे तो वो स्टेप्स कम नहीं होते जाते, जम करते जाते थे अपन। फिर जब एग्जाम में ही सोच सोच के लिखते थे कि अगर स्टेप्स कम हो गए तो मार्क्स कम मिलेंगे, नहीं तो 2-3 स्टेप में ही हो जाते थे। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये वही चीज है, कहीं से भी देख के लगता है कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पूरा
एप्टीट्यूड रीजनिंग है ये। चलो एक क्वेश्चन आया कि XY2 का 0.1 मोल का मास 10 ग्राम है, 0.505 का 9 ग्राम है। अब बताओ एटॉमिक मास ऑफ X और Y कितना है। तो क्वेश्चन केमिस्ट्री का लग रहा था। तो आपको मैथ्स जो है ना मुझे छूटा नहीं है, वापिस वो बस चैप्टर चेंज हो के आ गया, आपको लगाना वैसे ही पड़ेगा। हाँ लेकिन ये है कि 10th लेवल तक का ही मैथ्स लगा है, एलिमिनेशन आंसर हो गया क्या। अब हम लोग अभी तक ना बेटा हम लोग नॉन रिएक्टिंग सेम टाइप सॉल्यूट पढ़े, डिफरेंट सॉल्यूट पढ़े। मतलब ये क्या था, ये जो था ये सेम टाइप का सॉल्यूट था, मैं कंसीडर ही नहीं किया था कि HCl है कि H2SO बोल, कंसीडर नहीं किया था, मतलब सेम ही रहा होगा। सेम टाइप के सॉल्यूट के लिए सीखा। फिर अभी जो मैं सीखा ये क्या सीखा, ये दो अलग अलग टाइप के सॉल्यूट लेकिन दोनों नॉन रिएक्टिंग है। अब देखो रिएक्टिंग क्या, रिएक्टिंग। अब देखो मेरे पास एक सॉल्यूशन है बेटा 5 मोलर का 3 लीटर सॉल्यूशन है HCl सॉल्यूशन, उसमें मैं एक दूसरा सॉल्यूशन भी जो कि 5 मोलर का ही था 2 लीटर का NaOH सॉल्यूशन मिला दिया और मिला के दोनों को यहाँ पे रख दिया। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है, पहला मोलैरिटी ऑफ HCl इन फाइनल सॉल्यूशन, दूसरा मोलैरिटी ऑफ NaOH इन फाइनल सॉल्यूशन, तीसरा मोलैरिटी ऑफ NaCl इन फाइनल सॉल्यूशन, चौथा मोलैरिटी ऑफ H+ इन फाइनल सॉल्यूशन, पांचवा मोलैरिटी ऑफ OH- इन फाइनल। और भी बन सकते हैं, हो गया ना। अब ये चीज बन सकता है अरे हाँ कि नहीं, बन जाएगा ना। मोलैरिटी का एक ही तरीका है बेटा, क्वेश्चन दुनिया का कुछ भी रहे, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, एक्चुअल में वहां पे कितने मोल्स हैं और कितना वॉल्यूम है, पूरा ये जो स्ट्रेटेजी है क्या पता करने में लग जाता है कि भाई कितने मोल्स हैं, बस समझ में आया। बाकी वही है मोल्स बाय वॉल्यूम। हो गया HCl में कितना है, HCl का हाँ, NaOH का NaCl का 2 और H+ का 1, OH- का हाँ क्यों, वो तो मॉलिक्यूल तो फिर जीरो नहीं भाई, जीरो ही बोल, मतलब ऐसा क्या ऑप्शन दे रही है तुझे, चलो देख लो ये है तो नहीं तो चलो ये नहीं, जीरो ही होगा। अरे तो H2O मॉलिक्यूल है बेटा, NaOH का OH को कंसीडर कर सकता हूँ लेकिन H2O का थोड़ी करूंगा यार। NaOH पानी में तुम NaOH बोल रहे हो कि NaOH है लेकिन NaOH नहीं है, Na+ अलग है OH- अलग है, लेकिन H2O का OH- बहुत थोड़ा सा आता है, H2O वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अरे वीक नहीं, बहुत ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अरे सही बोल रहा हूँ कि
हो गया क्या बेटा? सॉल्व करूं क्या? कौन कौन सॉल्व कर रहे हैं अभी बताओ? तो रुको, बना रहे हो? बनाओ जल्दी से। आज फिर भी रह जाएगा मोलैरिटी, कुछ मोलैरिटी रह जाएगा। फिर आज थोड़ा ले लूं क्या 10-15 मिनट एक्स्ट्रा? हाँ नहीं वाले हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर नहीं करोगे तो ले लूंगा भाई। है नहीं मतलब नहीं, हाथ वाले हाँ वाले हाथ ऊपर करो, नहीं वाले नहीं हाथ ऊपर। हाँ वाले कौन है? ले लो सर क्लास 15 मिनट और एक्स्ट्रा। सर तू छुप मत, तो बाजू वाले बोल एक बहन मेरे को बस बचा ले, मैं नहीं बोलती तू बोल दे ऐसे करके। हाँ मैं टारगेट में आ जाऊंगी सर के। अरे छोड़ो, लवली बताएगी। लवली कैसे करे बेटा बता? हाँ पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी बोल? अब तू कुछ बोल नहीं रही, आदत तू भी बोल रही है। छोड़ दो सर, बहुत हो गया। इसको भले आप क्लास समझ लो, लेकिन हमारे लिए तो अत्याचारी है कि नहीं? चलो देखो इधर, बना रहे हो क्या? चलो बनाओ फिर। क्या सबर नहीं होता, पेशेंस ही करनी है। ऐसे कभी मत करना, हमेशा क्या करो, रिएक्शन लिखो पहले। जैसे HCl लिखो, फिर NaOH लिखो, ठीक है? ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे। पूरी रिएक्शन लिख के यहीं पे सारी चीज करो कि भाई HCl कितना था, तो HCl 15 मोल था। NaOH कितना था, तो 10 मोल था, है ना? फिर इसके 10 मोल इसके 10 मोल से रिएक्ट कर लिए, इसके 10 मोल इसके 10 मोल से रिएक्ट कर लिए, तो इसके 5 बच गए, इसके पूरे खत्म हो गए। जब इसके 10 मोल इसके 10 मोल से रिएक्ट किए तो NaCl कितना बना? अभी तो स्टोइकियोमेट्री पढ़े हो यार, एक एक से रिएक्ट करता है, एक बन रहा है। 10-10 से रिएक्ट करा, 10 बना। H2O से हमको कोई मतलब नहीं है फिलहाल। मोलैरिटी ऑफ HCl इन द फाइनल सॉल्यूशन 5 मोल कितने लीटर में है? 5 लीटर में, मानते हो क्या? 1 मोल पर लीटर। फिर NaOH कितना है? अरे बोलो भाई, NaOH तो खत्म हो गया कि नहीं हुआ? अब ये चीज कैसे पता चलेगी खत्म हो गया? जब प्रॉपर तुम पूरा रिएक्शन लिखोगे, प्रॉपर तुम सारी चीजें लिखोगे कि क्या क्या हुआ है। तो NaOH 10 मोल था, लेकिन 10 का 10 मोल स्वाहा हो गया, समझ में? HCl 15 मोल था, लेकिन इसमें से 10 मोल चले गए तो 5 मोल बचे हैं। तो देखो NaOH का कितना हो जाएगा? ये ऊपर लिख लूं बेटा, ऐसा लिख लूं, ऐसा कर लूं? हाँ तो देखो अब NaOH का देखो, NaOH का टोटल कितना मोल है बेटा? एक भी मोल नहीं है, समझ में आया क्या? 10 का 10 स्वाहा हो गया, 0 मोल बाय 5 लीटर, 0 मोल पर लीटर। अच्छा NaCl कितना है? इसका 10 मोल इसके 10 मोल से रिएक्ट किया तो 10 मोल NaCl बना, तो 10 मोल NaCl 5 लीटर में है, तो ये कितना हो गया? 2 मोल पर लीटर। इसका भी 2 मोल पर लीटर। अच्छा उसका 1 मोल पर लीटर आया था। अब H+ देखो, H+ तो HCl के कारण ही रहेगा। सॉल्यूशन में HCl कितना? 5 मोल, तो H+ कितना? 5 मोल। 5 मोल 5 लीटर में मतलब 1 मोल पर लीटर, मतलब HCl का कंसंट्रेशन के ही बराबर आ रहा है। लेकिन यही H2SO4 रहता ना तो 2 मोलर हो जाता। क्यों? क्योंकि 1 मोल H2SO4 2 मोल H+ आ रही है क्या बात समझ में? लेकिन HCl का जो कंसंट्रेशन है बेटा, वही कंसंट्रेशन किसका है? H+ का। वही गलती से ही H2SO4 रहता तो इसका जो भी कंसंट्रेशन रहता है इसका डबल रहता, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 2 H+ होता है। अब OH माइनस, अब NaOH ही नहीं है तो OH कहाँ से होगा? नमस्ते बोलो। हाँ अरे बोलो भाई, आई बात समझ में? फॉर्मूला लगाओगे तो बनेगा? नहीं बनेगा, लगाना अपना दिमाग ही है। ठीक
बहुत बढ़िया, मैं बताने की कोशिश किया था। NaOH का मैं 5 मोलार लिया, मान लो 5 मोलार, ये अलग चीज है ना, उससे अलग चीज। तो ये Na+ और OH- टूटेगा 5 मोलार 5 मोलार, ठीक है क्या? अब तुम H2O देखो, ये बहुत ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब बहुत कम टूटता है। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जब प्योर वाटर लेते हो ना, तो 10⁻⁻7 और 10⁻�7 टूटता है। मतलब 1 मोलार लोगे तो कितना टूटेगा? 1 मोलार में नहीं, 55.55 मोल पर लीटर लोगे तो 10⁻⁻7। समझ रही है? तो बेटा H+ 10⁻⁻7 और OH- 10⁻⁻7 टूटता है। अब एक्चुअल में ये जो 10⁻⁻7 इतनी छोटी वैल्यू है, इसको नेग्लिजिबल ही तो मानोगे ना भाई, इसको क्यों कंसीडर करोगे? 10⁻⁻7 मतलब एक बार समझना, और ये नॉर्मली समझना कि 10⁻⁻7 कितना होगा। 1 किलोमीटर सोच सकते हो, 1 किलोमीटर कितना होता है? और 1 सेंटीमीटर सोच सकते हो कितना होता है? 1 किलोमीटर 1000 मीटर, मतलब 10⁻³ मीटर। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने? 100, तो ये 10⁵ सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर आप 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर को कंसीडर करोगे तो 10⁻⁵ किलोमीटर आएगा। अभी तो ये 10⁻⁵ ही है, 10⁻⁷ तक नहीं पहुंचेगा। तो जब 1 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर के सामने 1 सेंटीमीटर क्या है? नेग्लिजिबल है कि नहीं है? ये तो उससे भी ज्यादा है 10⁻⁷। कहाँ कंसीडर करोगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो उसको मॉलिक्यूल ही कंसीडर करते हैं अपन H2O। मतलब यहाँ से जो H+ और OH- मिले ना, तो ये H2O बनाए, ये मॉलिक्यूल है समझ में? ये आयंस और H2O से जो H+ और OH- मिल रहे हैं ना वो। और यहाँ पे तुम लोगों को अब ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एक्चुअल में ये तो नॉर्मल कंडीशन है प्योर की, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट भी है, और पीछे जा रहे हो, मतलब जितना टूट रहा था और उससे कम टूट रहा है, ठीक है क्या? और आगे मत सोचो, सब भूल जाओगे, कॉमन आयन इफेक्ट सोचो, ठीक है क्या? एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ना, जाओ घर जाओ। है कि नहीं? बहुत समय रहना है। मोस्ट वेलकम बेटा।